हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, फिज़िक्स का पेपर हो गया आपका। पेपर टफ नहीं था, पेपर इजी था। अब जो है मैं आप लोगों को क्वेश्चंस, उसके एमसीक्यूज पहले सॉल्व करा देता हूं जो पेपर में आए थे। पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे वो 100% उसी में से थे, उसी बाउंड्री के अंदर थे जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट प्रोवाइड किया हुआ था। तो अगर आप वो पढ़ करके जाते और पढ़ करके गए होंगे तो बहुत अच्छा आपका पेपर गया होगा। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा हर साल होता है। मैं हर साल इंपॉर्टेंट देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और उसी में से ऑलमोस्ट पेपर आता है। ये कोई जादू नहीं है मेरे पास, ये मेरा एक्सपीरियंस है। जो जिस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं वो बच्चों को प्रोवाइड कर देता हूँ, उससे बच्चों को फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आइए मैं आपको एमसीक्यूज़ करा देता हूँ जो पेपर में आए थे, सॉल्व कर लेते हैं उसको। तो बच्चों, हमारा एमसीक्यूज़ जो है, सबसे पहला एमसीक्यू क्या कहता है? सबसे पहला एमसीक्यू कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज कंसर्न विद द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ ऑफ मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपने मेरे लेक्चर ध्यान से सुने हैं तो आपको एमसीक्यूज़ तो आपके बाएं हाथ का खेल है। एमसीक्यूज़ आपके बाएं हाथ का खेल है, इतना इजी है। पेपर पूरा का पूरा बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को तो मैं क्लासरूम में ही याद करा देता हूँ। बस मेरे क्लासरूम लेक्चर अटेंड करके ही बच्चा मेरे हिसाब से 80% पेपर अटेम्प्ट कर सकता है। कुछ भी नहीं पढ़े, सिर्फ मेरा क्लासरूम लेक्चर अटेंड कर दे, उसको 80% पेपर्स का सॉल्व हो जाता। क्यों? क्योंकि मैं क्लासरूम में ही सारी चीज़ें याद करा देता हूँ। डेफिनेशंस, फॉर्मूलेस, न्यूमेरिकल भी क्लासरूम में ही करा देता हूँ। ठीक है, जो भी है। चलिए आइए, सेकेंड जो है इसमें क्या है? एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ओवर अ फुल साइकिल इज 0, है ना। वो क्या होता है? 0 होता है। मैंने डिटेल में समझाया है ये एसी सर्किट्स के, जो मेरे लेक्चर है 12th का पूरा सिलेबस अपलोड कर चुका हूँ मैं। तो जो मेरे एसी सर्किट्स के लेक्चर है, अगर आपने उसको देखा होगा तो ये तो आपके लिए कुछ नहीं होगा, बहुत ईजी था ये। ठीक है, तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल है द एंगल एट विच द टॉर्क एक्सर्टेड by the external uniform electric field on the electric dipole is 90 डिग्री। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 90 डिग्री पे क्या होता है? मैक्सिमम टॉर्क लगता है ना। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रही है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। क्यों? फॉर्मूला क्या था? टाउ बार इज इक्वल्स टू क्या था? पी बार क्रॉस ई बार। तो ये क्या होता है? ये होता है पी ई साइन थीटा। अब साइन थीटा मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा 90 होगा। ये लॉजिक है इसके पीछे, बता चुका हूँ मैं, ये बहुत अच्छे से पढ़ाया था मैंने ये डाइपोल वाला टॉपिक। उसके बाद द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट विच डज नॉट चेंज व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, ये मैं कई बार लेक्चर्स में बता चुका हूँ। आपके वेव्स वाले लेक्चर में भी, साउंड वेव्स वाले लेक्चर में भी, और वेव ऑप्टिक्स वाले लेक्चर में भी बता चुका हूँ। फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती मीडियम से मीडियम चेंज होने पे। उसके बाद फिफ्थ जो आपका है एमसीक्यू, फिफ्थ एमसीक्यू क्या कहता है? आरएमएस स्पीड। मैंने लिख करके दिया है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में कि जो वी आर एम एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। ठीक है ना, तो ये आपका बनेगा ऑप्शन ए, रूट टी। ये मैंने लिख करके दिया है कि ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसको। देखो आया, लिख करके दिया था मैंने ये। बाद में तो मैंने पीडीएफ बनाया था, लेकिन केटीजी थर्मोडायनेमिक्स तो मैंने बोर्ड पे लिख करके दिया था कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो भाई। इसके बाद सिक्स्थ जो आपका है, सिक्स्थ में क्या है? वेबर पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू टेस्ला होता है। कैसे? लॉजिक समझा दूं मैं आपको, लिख देता हूं यहाँ पे पहले। वो होता है टेस्ला, और लॉजिक क्या है? फाई होता है बी बार डॉट ए बार। फाई यानी मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, ये होता है बी ए कॉस थीटा। अब इसके तो कोई यूनिट नहीं होता, तो बी का यूनिट क्या होता है? इसका होता है फाई का वेबर। बी का क्या होगा? बी का होगा टेस्ला, और इनटू एरिया का क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो टेस्ला क्या बन जाएगा? वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये लॉजिक है इसके पीछे। इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, व्हेन द बॉब परफॉर्म्स अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन एंड द स्ट्रिंग रोटेट्स इन वर्टिकल प्लेन, द डिफरेंस इन टेंशन एट द स्ट्रिंग एट हॉरिजॉन्टल पोजीशन और अपर मोस्ट पॉइंट। अपर मोस्ट और लोअर मोस्ट नहीं पूछा है, वो तो 6 mg है, डायरेक्ट बुक में दिया हुआ है। लेकिन हॉरिजॉन्टल और आपको पूछा है लोअर मोस्ट पे, तो उसको कैसे निकालते हैं? मैंने लेक्चर में ये बताया है, इसलिए उनके लेक्चर्स देखो जिनको एक्सपीरियंस है। मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आपको टेंशन निकालना है तो टेंशन का एक फॉर्मूला बस याद रखना है, आप किसी भी पॉइंट पर टेंशन निकालना है। जनरल के लिए भी बताया था, स्पेसिफिक पोजीशन के लिए भी बताया था। ठीक है, कोई बात नहीं। टी माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर, ये फॉर्मूला होता है। हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे बच्चों क्या होता है? हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे थीटा का वैल्यू क्या होता है? थीटा का वैल्यू 90 होता है। थीटा अगर 90 होगा तो टी हॉरिजॉन्टल मतलब क्या?
मिडवे कह रहा हूँ मैं, हॉरिजॉन्टल पोजीशन मतलब मिडवे, हॉरिजॉन्टल पोजीशन मतलब मिडवे, एम बोलते हैं इसको, एच बोलते हैं इसको, एल बोलते हैं। तो इस पे एंगल कितना होता है, इस पे एंगल तो 90 होता है, कितना एंगल होता है 90 का एंगल होता है, तो ये हो जाएगा टी मिडवे, कॉस 90 कितना होता है 0 होता है, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा mv² बाय आर। यहाँ तक बात समझ आ रही, ठीक। इसके बाद जो है बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है यहाँ पर जो है क्या करने का, ये मिडवे पे वेलोसिटी को भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा अपने को, वो भी चेक करना पड़ेगा कि उसकी वेलोसिटी क्या है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा टी मिडवे इज इक्वल्स टू क्या होगा m, आप लोगों को पता होगा यहाँ होती है √rg मिनिमम, यहाँ पर होती है √3rg और यहाँ पर होती है √5rg लोएस्ट पे। vl ये क्या है vm, ये क्या है vh, वैल्यू को पुट कर दो, vm का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 3rg हो जाएगा, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा r हो जाएगा, r कैंसिल क्या हो जाएगा 3mg आएगा, क्या आएगा 3mg, tm आया है, क्या आया tm, th निकालेंगे अभी, हाँ हाईएस्ट पे बोला है ना, अपर मोस्ट पे भी बोला है, हाँ हॉरिजॉन्टल और अपर मोस्ट। तो अब हाईएस्ट की बात करते हैं, हाईएस्ट की बात करेंगे तो एंगल कितना होगा, हाईएस्ट की बात करेंगे तो एंगल 180 होगा, एंगल 180 होगा मतलब क्या, यहाँ पर होगा टी एच माइनस एम जी, कॉस 180 कितना होता है -1 एम वी एच का स्क्वायर डिवाइड बाय आर, ये होगा। अब बताओ यहाँ पर क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी हाईएस्ट पे क्या होने वाला है, ये हो जाएगा एम वी एच का स्क्वायर डिवाइड बाय आर प्लस क्या हो जाएगा एम जी, समझ आया, ठीक है ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, उधर जाके फिर से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो देयरफॉर टी एच क्या मिलेगा बताओ, टी एच मिलेगा आपको, अब वी एच का वैल्यू पुट करो, वी एच क्या है वो है आर जी डिवाइड बाय आर माइनस क्या हो जाएगा एम जी, ये दोनों कैंसिल हो गए तो क्या होगा एम जी माइनस एम जी क्या आएगा आपका 0, तो टी एच क्या आ गया 0 आ गया, वैल्यू पुट करोगे तो अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 3mg माइनस एम जी विल बी 3mg, तो 3mg माइनस एम जी विल बी 3mg। देखो इसका आया कितना 3mg, उस पर कितना आया टेंशन 0, 0 कंसिडर करके हम लोग निकालते हैं उसको, समझे। तो यहाँ पर जो है आपका टी एम माइनस टी एच कितना आएगा 3mg माइनस 0, यानी कितना आएगा, आएगा 3mg, तो 3mg आंसर है इसका, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो ये हो गया, इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देख लो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है लिक्विड राइज इन द ग्लास कैपिलरी ट्यूब अप टू हाइट ऑफ 2.5 सेंटीमीटर एट रूम टेम्परेचर, द अनदर ग्लास ट्यूब हैविंग रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्लियर ट्यूब, पुराने ट्यूब का आधा रेडियस उसका, तो अब कितनी हाइट, वो सेम लिक्विड में अगर डुबाएंगे तो कितनी हाइट राइज होगी। ये तो ज्यूरिन्स लॉ है, ये आपको सैकड़ों बार करा चुका हूँ मैं, क्वेश्चन बैंक के सोल्यूशन में भी बता चुका हूँ, एसेंट फॉर्मूला बताया था मैंने, एसेंट फॉर्मूला से ही आता है H इज इक्वल्स टू 2t cos थीटा अपॉन रो आर जी, समझे क्या कह रहा हूँ मैं, मैंने कहा था कि एसेंट फॉर्मूला करके जाना, तो बाकी चीज़ें कांस्टेंट है तो H इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा R हो जाएगा, ठीक है ना। तो देयरफॉर H इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो H1 अपॉन H2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा R2 अपॉन R1। H1 कितना है 2.5, H2 कितना है निकालना है, R2 अपॉन R1 विल बी 1 अपॉन 2, तो H2 कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 5 सेंटीमीटर, ये आएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो भाई, तो ये हो जाता है। इसके बाद जो है बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है इसके बाद नेक्स्ट पार्ट इसमें क्या है, नेक्स्ट पार्ट है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, आपके पास जो है दिया हुआ है I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम, ये दिया हुआ है, तो इसका आंसर है A1 प्लस A2, क्योंकि आपको निकालना क्या है एम्पलीट्यूड का रेशियो निकालना है, तो ये होता है A1 माइनस A2 द होल स्क्वायर, ये होता है। और I मैक्सिमम बाय I मिनिमम क्या दिया हुआ है 16:1, तो ये 16:1 है, ये क्या है A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 द होल स्क्वायर, ठीक है ना, स्क्वायर रूट ले लो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा, ये जाएगा A1 प्लस A2 अपॉन क्या हो जाएगा A1 माइनस A2, अब या चाहे तो तुम कंपोनेंट और डिविडेंड से कर दो, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4A1 माइनस A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A1 प्लस A2, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा 4A1 प्लस
4a2 इज इक्वल्स टू क्या होगा a1 प्लस a2, 4a1 माइनस a1 विल बी 3a1, और ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा, हाँ 3a2 अपने पास क्या आ जाएगा 4a1 4a2, ये मिस्टेक कर दी मैंने, ये माइनस है, 4a1 माइनस 4a2 प्लस a1 प्लस a2, फिर इसके बाद ये हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, 4a1 माइनस a1 विल बी 3a1, 4a2 प्लस a2 विल बी 5a2, तो देयरफॉर a1 बाई a2 विल बी 5/3, ये आंसर है, ठीक है 5/3 ये इसका आंसर है। उसके बाद 10th आखिरी एमसीक्यू क्या कहता है, इक्वेशन ऑफ SHPW ऑन अ स्ट्रिंग y इज इक्वल्स टू 8 sin 0.02x माइनस 40, और ये सब के सब सेंटीमीटर में। स्पीड ऑफ द वेव निकालनी है। स्पीड ऑफ द वेव का फॉर्मूला लगाने से पहले एक आपको जनरल फॉर्म बता देता हूँ, y इज इक्वल्स टू a sin kx माइनस ओमेगा टी, ये फॉर्मेट का ही। और स्पीड ऑफ द वेव का फॉर्मूला होता है ओमेगा बाई के। क्या फॉर्मूला होता है, ओमेगा बाई के। ओमेगा क्या है बताओ, ओमेगा 4 है, के कितना है 0.02, कितना होगा 10⁻², 4 इंटू ऊपर जाके 10⁻² डिवाइड बाई 2, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, यानी कितना आएगा 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर है, आंसर डी है इसका आंसर डी है। इसका आंसर क्या है, 9th का बी है, ठीक है क्लियर हो गया। इसका आंसर क्या है, 8th का आंसर है आपका सी, 8th का सी आंसर है, ठीक है क्लियर हो गया। चलो भाई, तो सारे एमसीक्यूज करा दिए विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अब इसको देखिए और आगे के क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। न्यूमेरिकल्स इसके अगर सॉल्व करने हैं तो उसको भी सॉल्व करके देता हूँ मैं, ठीक है क्लियर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आई होंगी सारी चीज़ें। कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और अपने दोस्तों के साथ में इसके शेयर करिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएँ। ओके, थैंक यू।